नमस्कार साथियों। कल हुए लैब असिस्टेंट की परीक्षा में जो केमिस्ट्री सेक्शन के ने कई छात्रों को कंफ्यूज किया और चैलेंज भी किया। आज हम पूरे केमिस्ट्री पोर्शन को एक एक प्रश्न कंसेप्ट के साथ डिटेल में समझेंगे। सिर्फ आंसर नहीं बल्कि हर आंसर के पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, ताकि आगे किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आए तो आप बिना घबराए उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था और साधारण सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा है शेप ऑफ 4 px ऑर्बिटल्स। ओके, तो हमको पता है कि ऑर्बिटल्स जो है बेसिकली एस, पी एंड डी और एफ, ये चार टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। और एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप में होते हैं और डी ऑर्बिटल जो है वो डबल डंबल शेप में होते हैं। ओके, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंबल शेप में। नंबर 2, ये क्वेश्चन है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर के। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसको बहुत बेसिक से समझते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेसिकली नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि, और इसमें मेन पार्टिसिपेशन या मेन रोल किसका होता है इस हाइपर कॉन्जुगेशन में? जो आपके सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड वो अगर आपके पी ऑर्बिटल के साथ में रेजोनेंस करे, या सिग्मा बॉन्ड आपके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ जो है उनके इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करे, रेजोनेंस करे, तो इन दोनों केसों में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं इस CH3 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो C, ये H, ये H, ये H, और ये C, ये H, और ये H। इस तरीके से ये बॉन्ड जो है ये बना है एक F की ओवरलैपिंग से और एक ये P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। इस तरीके से बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक बॉन्ड को तो मैंने सीधे सिग्मा बॉन्ड से दिखाया है, और जो दूसरा बॉन्ड है इसको मैं पाई बॉन्ड को ऐसे दिखा सकता हूँ। और इसी की पाई एंटी बॉन्डिंग जो है ये लोग को, इसको मैंने अलग कलर से शो किया है। अब होगा क्या इसमें? जैसे कि हमने देखा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग बेसिकली कहाँ से होगी? जैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो उसके एंटी बॉन्डिंग में अगर ट्रांसफर कर दे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन, ये H, ये H। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन हैं वो इससे ऐसे अटैच रहेंगे। ओके, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये एक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ से ये H प्लस, जैसे ही इस H प्लस ने अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट की, वैसे ही अगर इस वाले H प्लस ने करे, ये वाले H प्लस करे, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगे? 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ था, ये कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे जिनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही रेजोनेंस ज्यादा होगा और उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटीज है। ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास में कितने हैं हाइड्रोजन? है 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके पास 2, इसके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके पास कितने? 7। यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2, 4, 6, इसके पास 6। यहाँ पे
हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2, ये 2, 2, 2 4 और 1 5, तो इस तरीके से इसके पास में 5। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर है वो है डी में दो, डी में सेकंड ऑप्शन है, ए में फर्स्ट ऑप्शन है और बी में 4 ऑप्शन है। इस तरीके से आपका सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है लिक्विड स्टेट से है। इन लिक्विड स्टेट में ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके चार्ल्स ये बॉयल्स लॉ, गे-लुशक लॉ, एवोगैड्रो लॉ यहाँ से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जैसे कि एक लिक्विड एंड गैसियस एंड लिक्विड स्टेट एक चैप्टर है क्लास 11th में, वहां से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जहां से ये सारे के सारे लॉज जो है वो डिराइव्ड हुए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इस तरीके से। ओके, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर दूं तो एन मेरा पहले से कांस्टेंट है, जिसको हम नंबर ऑफ मोल कहते हैं। अगर ये फिक्स कर दूं मैं इन केस, और आर मेरा गैस कांस्टेंट है, अगर इसको भी फिक्स कर दें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे केवल प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स किया है। दैट मीन्स वेरिएबल कौन बचा, ये एन। ओके, तो ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। अगर ये ऐसे सिचुएशन है तो इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। ओके, तो इसको, ये रिलेशन है वो किसने एक्सप्लेन किया था, एवोगैड्रो ने, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए में क्या आएगा, सेकंड नंबर। ऑप्शन ए में सेकंड नंबर आएगा, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए हैं। नंबर बी, सेकंड में देखिए जो वीपी रिलेशन की बात हो रही है, वीपी रिलेशन, अब यहाँ पे क्या किया है, इसमें टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ये फिक्स कर दिए। तो बचा क्या, पी वी बराबर एन आर टी, जिसमें वी एन पी का रिलेशन है, और एन आर टी, अब ये देखो आर पहले से कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, एन कांस्टेंट कर दिया, तो बचा क्या, यहां से सीधा सीधा है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो वीपी रिलेशन में देख रहे हैं हम कि ये बॉयल्स लॉ है, दैट मीन्स बी में 3, बी में थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ओके, इस तरीके से। अब यहां तक बी में 3, बी में 3 ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम कंसेप्ट पे जाते हैं। पी कंसेप्ट है पीटी रिलेशनशिप। पीटी रिलेशनशिप में क्या किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है और एन कांस्टेंट किया है, आर पहले से कांस्टेंट है ही। तो अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या क्या कांस्टेंट किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, एन कांस्टेंट और आर पहले से ही है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये है गे-लुशक नियम, ये है गे-लुशक लॉ। ओके, तो सी में आएगा ऑप्शन 4, सी में ऑप्शन 4। तो एक ये बचा, तो डी में ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पार्ट है इसका, दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो हमने पढ़ा, उसी का ही एप्लीकेशन पार्ट है। हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, हम जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है डेंसिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस P 2 ग्राम पर लीटर एट 273 केल्विन एंड 76 mmHg प्रेशर।
the density of same amount of gas P at 27 डिग्री and 700 mmHg is। अब यहाँ से पूछा है डेंसिटी का रिलेशनशिप। तो डेंसिटी का रिलेशनशिप हम जानते हैं कि D बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। इस इक्वेशन में हम लोग वॉल्यूम की जगह लिख दें मास अपॉन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, P मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू nRT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में ये देखो कि जो क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या कांस्टेंट दे रखा है। सेम अमाउंट, सेम अमाउंट दे रखा है, दैट मीन्स मास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है। और अमाउंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्या है, फिक्स है। मोल भी क्या है, फिक्स है। ओके, तो ये तीन चीजें फिक्स हैं। तो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो रही है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। तो ऐसे सीधा सीधा अगर हम बात कर सकते हैं कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर टेम्परेचर, इस तरीके से ये एक रिलेशन है। अब अगर इसको हम जनरलाइज करें इक्वेशन 3 को, तो हम ये लिख सकते हैं d1 अपॉन d2 बराबर p1 अपॉन p2 और t1 अपॉन t2, इस तरीके से। यहाँ से इक्वेशन 4। अब जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लीजिए। डेंसिटी दी हुई है, ये कितनी है, 2 ग्राम पर लीटर। और क्या दिया हुआ है, प्रेशर P1 दिया हुआ है, वो कितना है, 76 mmHg दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 273 केल्विन दिया हुआ है। डेंसिटी 2 निकालनी है। और P2 कितना है, P2 दिया हुआ है 700 mmHg। और T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो ये केल्विन में है और ये डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 27 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ये सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 4 में रखो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी D2 बराबर क्या हो जाएगा, D1 इंटू P2 इंटू T1, राइट, डिवाइडेड बाई P1 इंटू T2। यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 700 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 300, ये मिलाकर के आएगा 1.67 ग्राम पर लीटर, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा 1.67 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जूम कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वेयर विलेजेस वर्क्स क्लोजली विद द फॉरेस्ट ऑफिशियल। नहीं, ऐसा नहीं है। जूमिंग एग्रीकल्चर एक तरीके से ये कंसेप्ट है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में फॉलो किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये पहाड़ी की जमीन होती है, उस पहाड़ी की जमीन को थोड़ा छोटा छोटा काट काट करके उसको खेती के लायक बनाया जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं जूमिंग। ओके, तो ये जो बताया है, क्वेश्चन पूछा है, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये अलग कंसेप्ट है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करते हैं, गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और उसके बदले में फार्मर जो है वो उनको कुछ प्रोडक्ट वो करके देते हैं, प्रोड्यूस करके देते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट है। नंबर 2, by decreasing the discharge of sewage in the river, we are increasing the BOD of the river। ये गलत बात है। सबसे पहले तो ये समझो कि BOD क्या है। BOD ये है कि जैसे कि सपोज करिए कि ये कोई भी रिवर है, ओके, ये रिवर है, इस रिवर में आपने कोई भी जो है वो जैसे कि सीवेज है, सीवेज वाटर है या डिस्चार्ज है, वो आपने फेंका, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए वाटर में जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी नीड होगी, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोलते हैं BOD। अब ये जितना ज्यादा कचरा आप फेंकोगे, जो सीवेज फेंकोगे, उसको
डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो बीओडी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब ये पूछ रहा है डिस्चार्ज अगर मैं कम कर दूं तो बीओडी बढ़ेगा नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दो स्टेटमेंट गलत है। ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब नंबर 3 है हैवी मेटल्स दोज हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सही बात है। जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे भी ज्यादा होती है। जैसे कि लेड है, ओके, कैडमियम है और मरकरी है। तो ये जो है वो हाई डेंसिटी वाली मेटल्स हैं, तो ये बात सही है, दैट इज ट्रू। मीथेन इज द सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द CO2 टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ये सही बात है बिकॉज CO2 नंबर 1 पे है और उसके बाद में मीथेन है। ओके, द थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। ये बात सही है। आप आर्टिकल अखबारों में भी पढ़ते होंगे, जब कभी ओजोन लेयर के बारे में चर्चा होती है तो उसमें छपता है कि ओजोन का जो है वो एवरेज साइज देखा गया 300 डॉप्सन यूनिट, इस तरीके से। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है लास्ट की ये सही है। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी, डी और ई। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, ये आपका है बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर से। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेन फंक्शनल ग्रुप आपका OH है। नंबर 2 एल्कीन जो है वो सेकेंडरी आपका हो गया। अब इसमें नंबरिंग शुरू करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं ताकि एल्कीन को लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर सके, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से। अब शुरू करो। सबसे पहले देखो कि आपका जो ये है हाइड्रोकार्बन है, ये क्या, ये साइक्लिक है, सही साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज कर लो। फिर देखो इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है, या नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट यूज करो। फिर एल्कीन है तो कौन से पोजीशन पे, 2 पे है। और एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। फिर एल्कोहल कौन से पोजीशन पे है, 1, क्या यूज करते हैं, OL यूज करते हैं। अब इसको आप जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो पोटैटो चिप्स है, सब लोग खाते होंगे। पोटैटो चिप्स में देखा होगा आपने कि उसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा आती है। ठीक है, तो वो हवा जो है उसको डालने का क्या रीजन है। उसका रीजन बेसिकली होता है कि जो चिप्स आपने खरीदी है वो खराब नहीं हो, वो डिकम्पोज नहीं हो जाए। डिकम्पोज इन द सेंस वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, जैसे वो स्मेल उसकी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है, आप उस चीज को समझिए। क्योंकि पोटैटो चिप्स में क्या होता है हमारे, पोटैटो चिप्स में जो पोटैटो चिप्स होता है वो फैट से और ऑयल से मिल करके बनता है। अब इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तो ये रिएक्शन कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। अब ये रिएक्शन अगर कर जाए तो वो जो पोटैटो चिप्स है उनमें स्मेल आने लग जाती है और उनका जो कुरकुरापन है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। नाइट्रोजन बेसिकली क्या होता है, इनर्ट होता है और ये रिएक्शन नहीं करता इजीली से, रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन जो है वो उनमें डाला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने के लिए। इसी कंसेप्ट पे हम, जैसे पहले के लोग जो होते थे वो अचार अचार डालते थे, अचार की बरनी डालते थे उसमें। तो अचार की बरनी में वहां पे यूज करते थे जैसे कि दालचीनी है, ओके, और लौंग है। ये दो चीजें डालते थे। ये क्या काम करते थे, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते थे। तो वो आचार जो है उसको लंबे टाइम तक उसको स्टोर करने में हेल्प करते थे। तो यही एक सेम कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से है।
यहाँ पे पूछा गया है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। हमको पता है सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके दो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। अब अगर हमको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, और अगर उनके आगे कोई नंबर है तो वो पावर में चला जाएगा, और फिर रिएक्टेंट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से लिख दीजिए प्रोडक्ट, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड ये स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। ये बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं लिखने के लिए यहाँ पे, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिख दीजिए। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी हुई है 5.0 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे स्क्वायर यूज कर दीजिए। हाइड्रोजन की कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁴, और उसके बाद में आयोडीन की कितनी है 3.0 इंटू 10⁻⁴, इस तरीके से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 इंटू 5, 5 को 2 बार लिख दिया, 10⁻⁴, 10⁻⁴ को 2 बार लिख दिया, 2.0 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.0 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁴। ऊपर क्या बचा 25, नीचे क्या बचा 6। कितनी बार भाग गया, एटलीस्ट 4 बार तो गया, आगे कुछ भी आए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, और ये वैसे आ नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा 4.16। अगला क्वेश्चन है वो आपका है 20, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इस तरीके से। इसमें दिया हुआ है कि जो प्योर गोल्ड है वो कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का, और ये सूटेबल है फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ठीक है, गहने बनाने के लिए। नंबर 2 स्टेटमेंट है, ये 24 कैरेट जो गोल्ड है ये बहुत सॉफ्ट होता है। अब आप एक चीज समझो कि जो सॉफ्ट होगा उसकी ज्वेलरी बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमने उसको पहना तो वो उसके स्ट्रक्चर बदल जाएगा, उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे वो टिक नहीं पाएगा इतना इजीली, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, लचीला बहुत होता है, मुलायम बहुत होता है, तो वो इजीली उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें 22 कैरेट यूज करते हैं, और आप देखोगे ज्वेलरी शॉप पे तो उसमें लिखा होता है 22 कैरेट गोल्ड यूज्ड। तो उसमें क्या होता है कि 22 हिस्सा गोल्ड होता है, और 2 हिस्सा कुछ और उसमें मिलाया जाता है, ताकि वो उसको हार्डनेस उसकी बढ़ जाए। इसी तरीके से प्योर सिल्वर, ये प्योर सिल्वर 99.9% होती है, जिसको बेसिकली आप देखा जाए ये बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि हम जैसे सिल्वर वर्क जो होता है ना मिठाइयों के ऊपर, सिल्वर वर्क, वो बेसिकली 99.9% होती है, और उसको हम खा जाते हैं आराम से, ठीक है। अब जो ज्वेलरी बनाते हैं, जो गहने बनाने के लिए सिल्वर यूज होती है, वो कितनी होती है 92.5% यूज होती है, जिसमें 7.5% क्या होता है कॉपर होता है। तो ये बेसिकली सिल्वर और गोल्ड का कंसेप्ट है, और उनकी प्यूरिटी को लेकर के और उनके एप्लीकेशन को लेकर के। तो ये स्टेटमेंट दिया था कि ये हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये गलत है। अब इसमें ये यूज है कि जब प्योर फॉर्म जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये सही है, दैट मीन्स रीजन सही है। रीजन सही है तो रीजन गलत है, ये वो गलत हो गया। ये रीजन ट्रू, ये सही है, ए गलत है, तो ये आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा पूछा है, यूनिट पूछा है आपको। यूनिट किसका पूछा है, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है कि जैसे ये वाटर की कोई ड्रॉपलेट्स है, वाटर के अंदर और एक सरफेस के ऊपर। तो जो वाटर के अंदर होती हैं उनमें क्या होता है कि यूनिवर्सल फोर्स होता है चारों तरफ, जबकि जो लेयर पे होती है उसमें आप देखोगे बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो अंदर ही अंदर से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, और ये
ऊपरी लेयर जो है उसको नीचे की ओर पुल डाउन करके रखता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी को, ये जो चेंजेस है वो किसकी वजह से आता है? सरफेस टेंशन की वजह से आता है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स है, सरफेस टेंशन है, फोर्स लगता है वो लेंथ के पर्टिकुलर लेंथ पे, कि भाई इतनी फोर्स पर लेंथ, ये इसकी यूनिट हो गई। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो न्यूटन पर मीटर इसमें भी है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए हैं। अब देखिए विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। बेसिकली विस्कोसिटी जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, विस्कोसिटी बोलते हैं हम कोई भी जो लिक्विड है वो कितना इजी फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपने पानी गिराया वो कितना जल्दी स्प्रेड हो जाता है। और आपने दूसरा एक शहद गिराया, ओके, तो शहद बहुत धीमे फ्लो होता है, पानी बहुत फास्ट फ्लो होता है। शहद में क्या है कि जो ये लेयर के बीच में इन जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट नहीं बल्कि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जहां पे आपको रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारों के फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये बहुत लेंथी क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे कि किसी हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा जैसे कि किसी दूसरे हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा से अधिक है। ओके, स्टेटमेंट ये दिया है कि आई ई आयनन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ए इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी, ये दिया हुआ है। तो अब दिया हुआ है तो हम क्या जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में? आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली इसको हम लिखते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये हाइड्रोजन के लिए है तो ये गैसियस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, एन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। तो अगर जैसे कि हाइड्रोजन के आयन दूसरे से आयनन ऊर्जा से अधिक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अब नंबर 2 कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जेड पर डिपेंड करेगा। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए ज्यादा है ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बी से, तो ऑब्वियसली जेड ए ज्यादा होगा जेड बी से। अब हमको पता है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम रेडियस का फॉर्मूला यूज करते हैं। रेडियस को क्या किससे लिखते हैं? 0.529 इंटू एन स्क्वायर और जेड, इतने एंगस्ट्रॉन होती है। अब इसमें क्या है? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इसका मतलब क्या है? आर ए इज ग्रेटर देन आर बी में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? जेड बी इज ग्रेटर देन जेड ए। अब मेरा ये स्टेटमेंट आया है निकल के जेड ए इज ग्रेटर देन जेड बी, तो क्या आर ए ग्रेटर देन आर बी, ये अगर इन केस जैसे कि जेड ए जेड बी है, तो अगर मैं इसी ऑर्डर को जेड ए जेड बी की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा जेड ए ग्रेटर देन जेड बी। तो यहाँ पे आर ए का ऑर्डर मेरा क्या आएगा? आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या दिया हुआ है क्या आर ए आर बी? नहीं, ये दिया हुआ है आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, जबकि ये तो उल्टा दिया हुआ है। स्पीड के बारे में बात करते हैं हम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
स्पीड के फॉर्मूले के लिए हम लोग लिखते हैं 2.186 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जेड के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है जेड ए इज ग्रेटर देन जेड बी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो ये दिया हुआ है स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जेड इज जेड बी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। डी क्यों नहीं होगा? एंगुलर मोमेंट, क्योंकि हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है एल, वो क्या होता है? ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एन पे ओनली। एन क्या है? सेम है। तो सेम है तो एल ए बराबर एल बी होना चाहिए था। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। राइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं ध्यान में रखना है बिल्कुल कि हमको जो इनर्ट गैस जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके अगर नंबर याद हो तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर जाते हैं। देखिए हम एक ट्रिक से याद करते हैं, है ना, अगर कर जीरो रन पर, इस तरीके से। अब इनके एटॉमिक जो है उनके नंबर हम उसको लिखते हैं, जैसे हीलियम के कितने होते हैं? 2, नियोन के कितने होते हैं? 10, आर्गन के 18, क्रिप्टॉन के 36, जिनोन के 54। ओके। अब इनमें आपकी ऑप्शंस को देखें तो हीलियम दिया हुआ नहीं है, नियोन दिया हुआ है। नियोन के बाद में 3s2 3p3, दैट मीन्स 5 और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। आर्गन में कितना दिया हुआ है? आर्गन में दिया हुआ है 4s2 4p1, दैट मीन्स 2 और 1 3। क्रिप्टॉन में कितने दिए हुए हैं? क्रिप्टॉन में दिया हुआ है 5s2 5p7, दैट मीन्स 5 और 2 7। जिनोन में 6s1 मतलब 1 ऐड हुआ है। अब ये देखिए नया कितना बना? 10 और 5 15, 18 और 3 21, 36 और 7 43, 54 और 1 55। ये नए जो वो बने, क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। तो सीधा सीधा है, पहले नियोन आएगा सबसे छोटा, उसके बाद में नियोन दैट मीन्स बी, उसके बाद में आएगा आर्गन वाला सी, उसके बाद में आएगा ए क्रिप्टॉन वाला, और उसके बाद में आएगा जिनोन डी वाला। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली है आइंस्टीन फॉर्मूले से। आइंस्टीन फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है E इज टू एम सी स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इतना तेज भगाओ, स्पीड ऑफ लाइट से भगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जहां पे m क्या है? मास है m, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ओके। अब हमको दिया हुआ क्या है? हमको दिया हुआ है मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 ग्राम। अब अगर हम इसको यूनिट को कन्वर्ट करें, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा, भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। सी से, सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे? तो मास 3 × 10⁻³ इंटू 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸। अब यहां से 3 ये कितना हो गया? 27। और ये कितना हो जाए? 10⁸ और 10⁸ 10⁸16। 10⁸16 में से 3 गए तो कितने हुए? 10⁻13। ये है। अगर इनकी यूनिट हम लिखेंगे किलोग्राम पर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी? आपकी जूल की यूनिट हो जाएगी। तो जूल। अब ये ऑप्शन मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा, तो इसको
2.7 इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन देखो, आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये एक लुईस एसिड का काम करेगा, राइट। ये जो है ये होगा न्यूक्लियस लविंग और ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करेगा और ये लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, असाइलियम आयन। असाइलियम आयन बेसिकली कहते हैं आरसी डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज है पहले से ही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। नंबर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये है H2O, दिया हुआ है सीधा सीधा लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है, लोन पेयर दिया हुआ है वाटर के ऊपर, दैट मीन्स लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, नंबर 3 में दिया हुआ है CCl2। अब यहाँ पे है CCl2 को हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। सबको पता है कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इस तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। नंबर 4 है, ये है कार्बन आयन। कार्बन आयन जैसे कि हम जैसे कोई लिखें R3C-, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल काउंट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है फिफ्थ, ये है सेकेंडरी अमीन। तो ये भी बेसिकली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस का काम करते हैं और एज ए न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली दो ही निकल के आए हैं, एक तो असाइलियम आयन और एक दूसरा CCl2। तो फर्स्ट एंड 3, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, जिसमें आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप दे रखा है और उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x मानते हैं, फिर जो लिगेंड है उनकी चार्ज है उनके अकॉर्डिंग उनको लिखते हैं, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज है, वाटर है वो न्यूट्रल है एक तरीके से, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो सामने चला जाता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो ये हो गया x-1 बराबर +2, x है ये आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 +1 ये हो गया +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। नंबर 2, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितने एटम जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, बॉन्डिंग में। जैसे कि ये एल्यूमिनियम है और ये एल्यूमिनियम, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक ब्रोमीन है। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6, तो यहाँ से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ है कि जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उनमें कैसा बिहेवियर आता है, तो एक तो होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन आइडियल है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा ये लिक्विड था ए और दूसरा लिक्विड था बी, जब इन दोनों को मिलाया तो ये ए बी लिक्विड
इसमें प्रेजेंट है। अब अगर मेरा ए के बीच की बॉन्डिंग ए टाइप की बॉन्डिंग थी और बी के बीच की बॉन्डिंग बी टाइप है, इन दोनों में अगर ए बी टाइप की बॉन्डिंग बनती है तो ये बॉन्ड अगर सेम नेचर के होते हैं, ना एनर्जी रिलीज हो ना एनर्जी गेन हो, तो ये होते हैं आइडियल, उसको फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ये डेल्टा वी जीरो होता है और डेल्टा एच क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नहीं, कोई पुराना बॉन्ड टूटा ही नहीं, टूटा नहीं इन द सेंस टूटता तो है लेकिन बराबर एनर्जी का होता है, तो एक्सेस ऑफ एनर्जी तो है ही नहीं, तो डेल्टा एच जीरो है। वॉल्यूम भी चेंज होता नहीं है क्योंकि वॉल्यूम भी मोर और लेस बराबर होता है। तो ये बेसिकली आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक कंडीशन है कि इनमें एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक टाइप के थे, यहाँ पे आकर के दो टाइप के बन गए। नंबर टू, डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो तो हमेशा नेगेटिव होगी इनकी के। ओके, तो ये दो कंडीशंस अगर पूछ ली जाती हैं तो ये आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, तो ये दोनों कंडीशन तो एज इट इज रहेंगी। ओके, अब इसका एग्जांपल अगर हम ले, तो जैसे मानो बेंजीन है और बेंजीन में अगर आप टोलुइन मिला दो तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल क्या है, नॉन आइडियल की जैसे कि अब वाटर है उसमें अल्कोहल मिला दो तो ये क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका राउल्स लॉ से बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपका सॉलिड स्टेट से। जब भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आएगा ये एक प्रेडिक्टेड, पहले से ही प्रेडिक्टेड है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। और इसको याद करने के लिए सीधी सीधी एक ट्रिक है जो हम लिखते हैं CTORHMT, जिसको ये नाइन, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हैं जिसको हम यहाँ से क्यूबिक कहते हैं। टी का मतलब है टेट्रागोनल है, ओ का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक है, आर का मतलब है रोम्बिक या ट्राइगोनल है, एच का मतलब है हेक्सागोनल है, एम का मतलब है आपका मोनोक्लिनिक है और टी का मतलब है ट्राइक्लिनिक है। ओके, इनको याद करने के लिए बहुत सीधी सी सिंपल ट्रिक है कि आप सबसे पहले इनकी बॉन्ड लेंथ को लिख लीजिए। तीन बॉन्ड लेंथ होती हैं, ए बी और सी, तीनों डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में तीन बॉन्ड लेंथ होती हैं। अब स्टार्टिंग करिए यहाँ से, ये तीनों इक्वल हैं, फिर एक को काटिए, फिर दो को काटिए, तीनों इक्वल हैं, फिर एक को काटिए, फिर दो को काटिए, फिर दोनों को काटिए, तो यहाँ तक एक चीज तो हो गई। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम दो ऑप्शन तो कट कर सकते हैं। हमारा है ये रोम्बिक या ट्राइगोनल क्रिस्टल। अब इसमें देखिए कि ये ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो इनमें देखिए ऐसे ऑप्शन जिनमें ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले से ही कट गए, तो ऑप्शन बचे दो, तो यहाँ पे 50-50% आप कर सकते हैं अगर आगे आपको नहीं पता हो तो। नंबर टू, अगर हम थोड़ा सा और इनके बारे में देखें तो इनके बॉन्ड एंगल जो है अल्फा बीटा गामा, अगर इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें तो स्टार्टिंग के तीन जो होते हैं क्रिस्टल, ये तीनों बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो इतनी सी भी इंफॉर्मेशन अगर होती तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग के तीन में से तो है नहीं, ये तो फोर्थ वन है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ये ऑप्शन तो वैसे हट गया। ओके, तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन बचा जो आपका सही आंसर हो जाता। और आगे क्या करते हैं इसमें, जैसे कि अल्फा बीटा गामा को और कंप्लीट कर देते हैं। इसमें है अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और इसके बाद में अल्फा बराबर बीटा ये होते हैं 90 डिग्री के और गामा होता है 120 डिग्री का। इस वाले के केस में क्या होता है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। और इस केस में तीनों ही बराबर नहीं होते हैं।
ओके, तो एक बहुत सीधी सी ये ट्रिक है, इसको अगर आप याद करेंगे तो इन फ्यूचर एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन, और इसमें एक तरफ दे रखे हैं कंपाउंड और एक तरफ दे रखे हैं मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से उसको बताते हैं। जैसे कि बताया जाता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में बॉन्डिंग का ही तो फर्क है। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मेटलिक बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से। लिक्विड और गैसेस में यहाँ पे वान वाल बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से। तो यहाँ से बॉन्डिंग के हिसाब से ये जो है वो अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है मीथेन की बात करते हैं, CH4। मीथेन सबको पता है क्या है, गैस है, और गैस भी है, इसका लो मोलिकुलर वेट है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके लंदन फोर्स है बहुत लोएस्ट होते हैं, लोएस्ट फोर्सेस है। तो सबसे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, दैट इज 90 केल्विन। ओके, तो मीथेन के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 90 केल्विन है। नंबर 2 बात करें हम लोग इसकी क्लोरोफॉर्म की और इथेनॉल की। अगर हम बात करें इथेनॉल की, C2H5OH और CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। इन दोनों के केस में अगर हम बात करें तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूलर वेट के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इथेनॉल से ज्यादा है, और जो कॉम्पैक्टनेस है, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, वो क्लोरोफॉर्म का एज कंपेयर टू इथेनॉल वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो है वो है 156 और क्लोरोफॉर्म का है 209। अब बात करें हम लोग मीथेन की, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे इस केस में एसिटिक एसिड के केस में ये आ गया डी। तो ए ऑप्शन में आ रहा है डी फोर्थ। तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है आपको कॉन्जुगेट बेस का एक क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बेस में से सीधा सीधा एक इसको है कि कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हो उसमें से H प्लस निकाल दो, तो ये आपका ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जैसे वाटर में से निकाला OH माइनस बन गया, NH3 में से निकाला माइनस H प्लस, तो ये क्या बन गया, NH2 माइनस बन गया। फिर और क्या दिया है, HCO3 कार्बोनेट दिया हुआ है, तो उसको कार्बोनेट एनाइन दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस H प्लस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस दिया हुआ है। इसी तरीके से सल्फेट आयन दिया हुआ है तो उसका SO4 2 माइनस बन गया। तो ये इस तरीके से आपके कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे। तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर बी। ये क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन से है। सॉल्यूशन में कितने टाइप के अलग अलग सॉल्यूशन बनते हैं। अगर आप सॉलिड सॉलिड को मिलाओगे तो सॉलिड सॉलिड क्या बन जाएंगे, सोल बन जाएंगे। तो ये कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ये दोनों ही सॉलिड है। फिर लिक्विड लिक्विड में है तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, तो दोनों लिक्विड लिक्विड है। फिर गैस गैस में द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ए में आ रहा है 4 ऑप्शन आ रहा है, और बी में आ रहा है आपका
लिक्विड लिक्विड में बी में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ए, बी में फर्स्ट ऑप्शन, ए में 4, बी में फर्स्ट एंड सी में आ रहा है आपका सेकंड ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ गैसेस, और डी में आ रहा है आपका लिक्विड सॉलिड में, डी में आ रहा है थर्ड ऑप्शन है अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी, राइट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी सेम आपका उसी पैटर्न पे है जिसमें बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर और इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड H2 दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में कितनी होती है? 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन केस ऑफ इथेनॉल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे कि वाटर की बात करें, हम वाटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ये H2O मॉलिक्यूल्स है। अब इसके अलावा जो है, जैसे ये OH, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये एक अलग वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये एक और वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इन केस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के केस में क्या है, यहाँ पे जैसे इसकी स्ट्रक्चर लिखूं मैं, OC2H5 और H, दूसरा है OHC2H5, इस तरीके से, और ये है OHC2H5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच में और यहाँ पे इसके बीच में, तो ये कितनी है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे पता चला कि H2O इज ग्रेटर देन C2H5OH। इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमको किसी क्या करना है, हाईएस्ट से लेकर के लोएस्ट तक आना है। और आपको पता है कि डाई इथाइल ईथर है, इनका सबसे कम होता है। डाई इथाइल ईथर का मतलब हो गया कि ये आपका C2H5O, C2H5O, ये है ईथर। तो ये तो इनकी तो इवापोरेटिंग नेचर भी होती है। तो डाई इथाइल ईथर का तो सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा हो गया वाटर का, फिर हो गया इथाइल अल्कोहल का, वाटर का, इथाइल अल्कोहल का, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और फिर डाई इथाइल ईथर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है आपका एसिटिलीन को लेकर के है। एसिटिलीन की स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए है सीधा सीधा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 153 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 133 पिकोमीटर्स, और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 120 पिकोमीटर्स। ये अब इससे देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 134 पिकोमीटर। नो, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तो हो जाएगा गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल के केस में देखिए, sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है और sp कार्बन है, 109 डिग्री 4 मिनट है, 120 डिग्री है, और यहाँ पे 180 डिग्री है। ये है टेट्राहाइड्रल, ये है ट्राइगोनल, और ये है लीनियर। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है आपका? ये sp कार्बन है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये सही है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, ये सही है। ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सही ऑप्शन है बी, सी और डी। बी, सी और डी, ये ऑप्शन ए, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। ओके, हमको पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, वहां पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कार्य किया जाता है वो W, W बराबर क्या होता है? NCV T2 माइनस T1, या हम लोग लिख देते हैं NCV DT, इस तरीके से होता है W बराबर। अब
हमको पता है कि जो रुदोष्म प्रोसेस होता है उसमें एक टर्म्स होती है गामा, जिसको हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं। इसको लिखते हैं Cp अपॉन Cv से। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं Cp अपॉन Cv माइनस वन बराबर गामा माइनस वन, दोनों में से एक एक कम कर दिया तो मैं ये टर्म हो जाएगा Cp माइनस Cv डिवाइडेड बाई Cv और गामा माइनस वन। ये Cp माइनस Cv क्या होता है, एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv बराबर होता है R। अगर नंबर ऑफ मोल दिए हो तो Nr हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं Cp माइनस Cv बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया Nr। अब यहाँ से इस फॉर्मूले में Cp माइनस Cv को Nr लिख दूं यहाँ से, और ये Cv कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन। ये हो गया, ओके। अब ये फॉर्मूला फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैं ये पुट कर दूं Cv की वैल्यूज, ठीक है। तो मेरा W क्या आएगा, W आएगा N, Cv की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, Cv की जगह पे Nr अपॉन N तो है ही, Nr अपॉन गामा माइनस वन, और ये हो गया है T2 माइनस का T1, ठीक है। अब वापस ये W है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए हुए हो कि 1 मोल है 2 मोल है, तो उस हिसाब से हम N को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Cp माइनस Cv को हम लोग अगर बात करें R बात करें तो R अपॉन Cv हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N R अपॉन गामा माइनस वन ये। अब यहाँ पे वापस गामा की जगह क्या पुट कर दो, Cp अपॉन Cv यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर N R, गामा की जगह पुट कर दिया Cp अपॉन Cv माइनस वन, और ऊपर हो जाएगा T2 माइनस का T1 यहाँ पे। अब ये Cv ये हो जाएगा N R Cv, और नीचे क्या हो जाएगा Cp माइनस का Cv, और ऊपर हो जाएगा T2 माइनस का T1। तो ये फाइनल आपका W आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया Cv, ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन बी, ये सही आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पैरामैग्नेटिज्म को लेकर के, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को लेकर के, और डायमैग्नेटिज्म को लेकर के। बेसिकली क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर सारे जो डायरेक्शन एक तरफ हो तो वो होता है फेरोमैग्नेटिक, और अगर ये डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो तो वो हो जाता है एंटी फेरो मैग्नेटिक। और कुछ कैंसिल हो लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो ये होता है पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे दिया हुआ पूछा है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब है जितने सीधे उतने ही उल्टे। अब यहाँ से कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें सारे ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये ऑप्शन है आप, ये क्वेश्चन है आपका बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। अब सबसे पहले तो हम पता करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, वो कितना है 5। अब उसके लिए कौन से एजिमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं, l बराबर 3। क्यों, क्योंकि हमको पता है s p d f ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 1 2 और 3 ऐसे होता है, तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया 3। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है जिसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है -l से लेकर के +l तक। इसका मतलब l कितना है 3, -l मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3,
यहाँ तक हो सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। और स्पिन क्वांटम नंबर दो ही होता है, आइदर प्लस आइदर माइनस, क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो इन ऑप्शन को देख करके ये बताओ कि n बराबर 5 तो है सब में, l बराबर 3 किस में है? तो केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका जो है वो एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का एडिशन है। अब एल्कीन का जो एडिशन है, एल्कीन जो है उस पर HBr का एडिशन है। दो तरीके से होता है, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको, जिसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। सपोज करो ये मार्कोनिकोव से बन रहा है ये प्रोडक्ट, तो मार्कोनिकोव से अगर आप बनाओगे तो सीधा सीधा HBr का एडिशन करवाओगे तो एल्कीन सबसे पहले जा करके अटैक कर देगा। जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे H जुड़ जाएगा और उसके बाद में ये ब्रोमीन नेगेटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस पे जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका एंटी मार्कोनिकोफ में। अगर हम बात करें परोक्साइड इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। ओके, और वो फ्री रेडिकल आपका एंटी मार्कोनिकोफ के थ्रू ऐड होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो ये फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ पे, और HBr फ्री रेडिकल में से जो रेडिकल स्टेबल होगा वो सब, जो अनस्टेबल होगा वो अनस्टेबल के साथ जुड़ेगा। अब इनमें से जैसे ये स्टेबल रेडिकल है, ये अनस्टेबल है। HBr में जैसे ये H और Br फ्री रेडिकल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। तो जो स्टेबल है वो अनस्टेबल के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये स्टेबल है तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये अनस्टेबल है तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको दिया है परोक्साइड दिया है तो परोक्साइड में ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, लेकिन उसने लिखने में भी चालाकी कर दी, तो उसने लिखने में भी चालाकी कर दी तो यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख दिया। तो बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हमको पता है बेसिकली कोई भी रिएक्शन है उसको हम अगर रिवर्स में लिखें तो हमको पता है k फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर 1/k रिवर्स डायरेक्शन होता है। अब हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन का दिया हुआ है, फॉरवर्ड का कितना दिया हुआ है k1, अगर रिवर्स का निकालना है तो 1/k तो आ जाएगा ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है हाफ लाइफ से रिलेटेड है और इसमें पूछा है हाफ लाइफ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि n जो है वो होता है T/T हाफ से। T होता है आपका टोटल टाइम और T हाफ होता है इसकी हाफ लाइफ। ओके, अब सबसे पहले n निकालते हैं। टोटल टाइम कितना है, 40 घंटा, और 40 आवर्स हाफ लाइफ दी हुई है, तो n कितना आ गया, 2। निकालना क्या है, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। फ्रैक्शन, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है इसका वो है 1/2 की पावर n। तो 1/2 इसकी पावर n कितना निकाला, 2, दैट मीन्स 1/4। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है आपका नाइट्रो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले आपको पता हो कि HNO3 H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं और HSO4 माइनस बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है। ये बेसिकली सिंपल होता है कि जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बना हुआ, यहाँ पे ये है H2SO4 और ये है आपका सिंपल HNO3
अब दोनों ही एसिड हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोर एसिड है वो H2SO4 है, और ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा। ये H प्लस रिलीज करेगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, तो यहाँ पे जा करके अटैच हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन H और H, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से निकला क्या बाहर, यहाँ से ये निकल गया HSO4 माइनस, ये बाहर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनेगा, कैटायन बनेगा ये। अब ये नाइट्रोनियम कैटायन जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और ये बेंजीन NO2 प्लस पे इसका अटैक करती है, तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस तरीके से ये होता है। तो पूछा क्या था, नेम ऑफ ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोनियम तो बनता है, नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम, ये ऑप्शन कट। अब इसका शेप कौन सा है, लीनियर है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट द मास डेंसिटी ऑफ एटम इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये गलत है, आई थिंक। गलत क्यों है, क्योंकि नाभिक का घनत्व जो है वो उसके द्रव्यमान के आकार पर निर्भर नहीं करता, और सभी नाभिकों के लिए लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो परमाणु का घनत्व है उसके आकार पर निर्भर करता है, तो ये बात गलत है। संलयन के लिए बहुत ही उच्च तापमान की जरूरत होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई संलयन करवाएंगे तो उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की नीड होगी। ओके, अब कितने संलयन का जैसे कोई एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल है कि दो छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक मिलकर, जैसे ड्यूटीरियम और ट्राइटियम मिलकर के हीलियम बनाते हैं, और बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो 10⁻⁷ और 10⁸ केल्विन, करोड़ ऑफ केल्विन है, इतना चाहिए होता है, तब जाकर के रिएक्शन होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यूक्लियोटाइड विद सेम न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट प्रोटॉन नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। नहीं, आइसोटोप का मतलब ये जो है ये होता है आइसोटोन। आइसोटोप में होता है, आइसोटोप में है जैसे एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे कि 1H1 1H2 1H3, एटॉमिक नंबर 111, मास नंबर अलग है, तो ये हो गए आइसोटोप। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोटोन की, इन केस ऑफ आइसोटोन क्या है, आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, ये क्या हो गए आइसोटोन। एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 15। इसमें देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 माइनस 6 कितने हो गए 8। इसमें कितने हो गए न्यूट्रॉन, 15 माइनस का 7 8, सेम न्यूट्रॉन हो गए ना, तो ये हो गए आइसोटोन। तो जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। ये सही बात है, बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये इसको हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो हम लिखते हैं ई माइनस से, और पॉजिट्रॉन को लिखते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन व्हेन कम्स टुगेदर दे annihilate each other and gamma radiation are product। ये सही बात है, ये मिलकर के गामा रेज बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है,
और ये फॉल्स है, फॉल्स ट्रू। तो पूछा क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है बी स्टेटमेंट सही है, डी और ई। तो ये स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट ये खत्म हो गया। अब आप 30 क्वेश्चंस आई थिंक केमिस्ट्री के हैं, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस में अगर हम इनका एनालिसिस करें तो 30 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ सही होंगे। 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें पूछी गई थी, जैसे न्यूमेरिकल टाइप था या उनका एप्लीकेशन पार्ट था, वो पूछा गया था। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के गलत होते हैं और ये गलत करवाने के लिए दिए भी जाते हैं। जिनमें एक तो वो रुदोष्म प्रोसेस वाला था, एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जानबूझ करके डाले जाते हैं गलत करवाने के लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस ये था कि अगर इनमें से टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन भी अगर सही है इन केमिस्ट्री पोर्शन, तो भी वो स्टूडेंट बहुत अच्छी फाइटिंग में है और बहुत अच्छे कंपटीशन में है। ओके, तो आपको इस 30 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस टफ लगे वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चंस आपका जो है वो कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री से, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके।